हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीक बूस्टर चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इसे नोट्स के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, मनी मतलब तो आप समझते हैं, मनी मतलब क्या? पैसा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है लोन। ठीक है, जो लोन आप लेते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मनी का। मनी है क्या? तो मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। देखिए मनी क्या है? एक मीडियम है एक्सचेंज करने का। आप पैसे देते हैं, उसके बदले में कुछ भी ले लेते हैं। जैसे पैसे दे करके आप बिस्किट ले लेते हैं, पैसे दे करके आप कपड़े खरीद लेते हैं, पैसे दे करके आप जो है सो शूज़ वगैरह खरीद लेते हैं। तो मनी क्या है? एक मीडियम है एक्सचेंज करने का। आप पैसे देते हैं, उसके बदले में कोई चीज़ आप ले लेते हैं। इन डे टू डे ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग बाउट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी। इससे सामान आप खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, इसमें पैसे का यूज़ होता है। अब मनी क्या है? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है ना, वो मीडियम है। किस चीज़ का मीडियम है? एक्सचेंज का। मनी मीडियम है एक्सचेंज का। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मनी इज़ यूज्ड फॉर सेवरल ट्रांजेक्शन। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज एज इट एक्ट एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। मनी क्या है? तो ये बहुत तरह के ट्रांजेक्शन में यूज़ करते हैं, आप लेन देन में यूज़ करते हैं। चीज़ों को खरीदते हैं, उसके बदले में आप पैसे देते हैं। ठीक है, जैसे कपड़ा लिया आप, तो कपड़े के बदले आपने क्या दिया? पैसा दिया। तो आपने एक्सचेंज किया, अदला बदली किया। ठीक है, आप उससे कपड़े लिए और उसके बदले में आप पैसे दिए। अब यहाँ पे है क्या कि इन दी अर्ली टाइम्स, पहले के समय में, पीपल यूज टू एक्सचेंज वन कॉमोडिटी फॉर अनदर। पहले आप देखते हैं ना कि नहीं, पहले ऐसे नहीं होता था, मनी का यूज़ नहीं होता था। लोगों को कुछ लेना होता था तो उसके बदले में वो कुछ देते थे। सपोज दैट कि भाई अगर एक आदमी जो है उसके पास गेहूँ बहुत ज़्यादा है और उसे कपड़े चाहिए, और अगला आदमी है कि उसके पास कपड़े हैं लेकिन गेहूँ नहीं है, तो ये आदमी क्या करेगा कि उसे गेहूँ दे देगा और उसके बदले कपड़े ले लेगा। तो पहले ये होता था बार्टर सिस्टम, इसे हम लोग कहते थे। अब यहाँ पे क्या है कि इन द अर्ली टाइम्स पीपल यूज टू एक्सचेंज वन कॉमोडिटी। एक वस्तु को वो क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे फॉर अनदर डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट अंडर द बार्टर सिस्टम। हाउएवर एक्सचेंजिंग गुड्स इन द बार्टर सिस्टम रिक्वायर ए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होता था। मान लीजिए कि ठीक है, आपके पास गेहूँ बहुत है और आप कपड़ा चाहते हैं, लेकिन जब आप उस आदमी के पास गए जिसके पास कपड़े बहुत हैं, उसको बोले आप कि भैया एक काम करो, मेरे गेहूं को ले लो और आप कपड़े दे दो। लेकिन वो बोलेगा नहीं भैया, मुझे गेहूं नहीं चाहिए, मुझे दाल चाहिए। अगर दाल है तो दो, तो उसके बदले में मैं कपड़ा दे दूंगा। अब उसे दाल कहाँ से दे? बात समझ में आ रहा है? इसी को क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब अब दाल वाला आदमी जिसे कपड़े का ज़रूरत है वही उसके पास जाएगा और दाल देगा, तब वो उसके बदले में कपड़ा देगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिसके पास दाल है और वो कपड़ा चाह रहा है, अगर ऐसा आदमी ना मिले तो ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाला सिचुएशन होता था बार्टर सिस्टम में, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे डिफाइन किया है कि ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि व्हेन इन द एक्सचेंज बोथ पार्टीज अग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर। जब दोनों पार्टी अग्री हो जाते हैं ना कि चलो भैया आप अपना वाला सामान जो भी है कॉमोडिटी है मुझे दे दो, उसके बदले में मैं अपना कॉमोडिटी आपको दे दूंगा, तो उसे क्या कहते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि मान लीजिए कि आपके पास जो है वो क्या है, गेहूँ है बहुत ज़्यादा और आपको चाहिए कपड़े। ठीक है, लेकिन जो कपड़ा वाला आदमी है उसे भी अगर गेहूँ ही चाहिए जिसके बदले में वो आपको कपड़े प्रोवाइड कर दे, तब तो ठीक है। तब तो आप गए अपने गेहूँ को लेकर के, वो गेहूँ रख लिया और उसके बदले में वो जो है सो कपड़ा दे दिया। आपको भी कपड़ा चाहिए था, आपने भी ले लिया। लेकिन अगर मान लीजिए वो दूसरा आदमी को ढूंढ रहा होगा, वो बोल रहा होगा कि नहीं, जो आदमी मुझे शूज़ देगा, जूते देगा, उसे मैं कपड़े दूंगा। ठीक है, अब पता चल रहा है कि जूता वाला आदमी जो है बोलता है कि हाँ जूता तो देंगे लेकिन उसके बदले मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उसके लिए हनी। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा ना, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते थे। इन द बार्टर सिस्टम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। ये पहले ये इसी तरह से चलता था, जब पैसे का यूज़ नहीं होता था तो यही इसी तरह से लोग जो है सो लेन देन करते थे। आगे में क्या लिखा है? आगे में लिखा है बार्टर सिस्टम
When goods are directly exchanged for goods and there is no use of money, it is called barter system. जब सामान के बदले सामान को दे दिया जाता था, कोई सामान लिया और उसके बदले में कोई दूसरा सामान दे दिया बिना पैसे का यूज़ किए हुए, वहाँ पैसा का यूज़ नहीं होता था, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बार्टर सिस्टम। ओके, अब आगे आता है कि लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। इसका लिमिटेशन क्या था, खामियां क्या था, प्रॉब्लम क्या था? तो द कंडीशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर बार्टर। देखिए जो कंडीशन है ना डबल कोइंसिडेंस वाला, वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। बार्टर सिस्टम में डिफ़िकल्टी इन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ और वैल्यू, यहाँ पे किसी भी चीज़ को एक्यूमुलेट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। आप समझ सकते हैं बार्टर सिस्टम बिना पैसे का कितना दिक्कत होता होगा लोगों को एक्सचेंज करने में। डिफ़िकल्ट टू एक्सचेंज इनडिविजिबल गुड्स, वैसी चीज़ें जो इनडिविजिबल हो, ठीक है, तोड़ा ना जा सके, उन चीज़ों को एक्सचेंज करने में बड़ा प्रॉब्लम आता था। डिफ़िकल्ट टू स्टोर थिंग्स फॉर फ्यूचर यूज़, और उसे फ्यूचर में यूज़ करने के लिए चीज़ों को स्टोर कर पाना मुश्किल होता था। आज पैसे हैं तो आप बचा लेते हैं, आप रखते हैं, उसे भविष्य में यूज़ करते हैं। सोचिए जब पैसे नहीं थे तो अगर आप गेहूँ वगैरह ले करके चीज़ों को ये करते थे, बेचते वगैरह थे, ठीक है, तो समझिए उसे स्टोर करने में कितना प्रॉब्लम होता होगा। चलिए आगे बात करें फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के फॉर्म्स के बारे में अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि एंसेंट पीरियड, पहले के समय में क्या होता था, ग्रेन एंड कैटल वर यूज एज मनी। पहले ना ये ग्रेन और कैटल का यूज़ होता था पैसे के जगह पे। आप देखते हैं, आप अगर पहले के चीज़ों को पढ़े तो पता होगा कि जब कोई किंग खुश होता था किसी से, ठीक है, तो उसको क्या करता था, कैटल दे देता था, जानवर दे देता था, ठीक है, अनाज दिलवा देता था। इस तरीके से, समझ रहे बात को, पहले पैसे नहीं मिलते थे, ठीक है। अगर राजा आपके काम से बहुत खुश हुआ तो 2-4 गाय आपको दे दिया, लो ले जाओ घर से, ठीक है, पालना, दूध खाओ इसका, ऐसे करता था पहले, ठीक है। तो ग्रेन दे दिया, कैटल दे दिया, ये सब दे दिया, ये सब मनी के रूप में यूज़ होता था। मेडिवल पीरियड जब आया तो मेटालिक कॉइन्स ऑफ गोल्ड, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड वर यूज़ एज मनी, इसको कॉइन्स के रूप में यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। जैसे आप सुने होंगे मोहम्मद बिन तुगलक का नाम, ठीक है, उसने गोल्ड कॉइन्स चलाया था, सोने के सिक्के चलवाए थे, समझ रहे बात को, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर, ये सब प्रेशियस मेटल्स के, ये सब का कॉइन चला करता था पहले। लेकिन आज का जो पैसा है मॉडर्न पीरियड का, अभी के टाइम में जो आप देखेंगे तो आप देखेंगे पेपर करेंसी एंड कॉइन्स आर यूज एज मनी। अभी पेपर करेंसी यूज़ होता है और क्या यूज़ होता है, कॉइन्स यूज़ होता है मनी के फॉर्म में, ठीक है। पेपर करेंसी होते हैं और क्या होते हैं, कॉइन्स होते हैं। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या लिखा हुआ है वो समझिए ज़रा सा। देखिए अभी आप देखेंगे कि अभी बहुत तरह की चीज़ आ चुकी है। एक नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग, बहुत सारे लोग आप में से यूज़ भी कर रहे होंगे। पेपर नोट्स, ये आए दिन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, चेक हैं, यूपीआई है, ठीक है, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, इस समय हम लोग यूपीआई को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी है वो ये सारे हैं। पेपर नोट्स है, डेबिट कार्ड्स है, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स है, चेक है, यूपीआई है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पे बात आता है करेंसी का कि भाई करेंसी है क्या। तो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स के इंट्रोडक्शन के पहले ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर यूज एज मनी, ठीक है, मनी के रूप में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती थी। आपने देखा गेहूँ, चावल, दाल, ये सब यूज़ होता था पैसे के जगह पे, ठीक है, पैसा नहीं था पहले। अब यहाँ लिखा है फॉर एग्जाम्पल सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियन यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी। मैंने बताया कि पहले वो अनाज का, नहीं तो फिर क्या करते थे, कैटल वगैरह का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, मनी के रूप में, वो ग्रेन का, और नहीं तो फिर क्या, कैटल वगैरह का यूज़ करते थे। आगे क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड, लेकिन अभी क्या आ गया है, करेंसी आ गया है, पेपर नोट्स आ गए हैं, कॉइन्स आ गए हैं, ये सारा कुछ आ गया है, ठीक है। अब अगर आप देखें करेंसी इन इंडिया, करेंसी इन इंडिया को देखिएगा तो इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे ना नोट जो इशू करता है वो सिर्फ कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा कोई भी बैंक को ये अलाउ नहीं किया गया है कि वो नोट बना सके, करेंसीज को बना सके, ठीक है, और उसे सर्कुलेट करे। ये सिर्फ काम करता कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, तो करेंसी को इशू करता है, समझ रहे, और किसके बिहाफ पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर, नोट्स के ऊपर जो भी लॉ वगैरह जो भी बातें हैं वो सब कौन संभालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। अब आपका स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि नोट चेंज करवा दे तो नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल, क्योंकि वो उसका काम ही नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, समझ रहे बात को। इसके ऊपर वही डिसीजन ले सकते हैं। आपने देखा है कि 500 और 1000 के नोट्स चेंज हुए, तो किसको, कौन किया था ये,
स्टेट गवर्नमेंट किए थे? नहीं नहीं नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था, ठीक है, क्योंकि उन सब के ऊपर करेंसीज वगैरह के ऊपर वही कानून बना सकती है। अब आगे आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसे शॉर्ट में आरबीआई बोलते हैं। इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। ये हर बैंक को एक तरीके से कंट्रोल करता है। आप कह सकते हैं कि ये सारे बैंक का हेड है। सारे बैंकों का क्या होता है? ये हेड होता है, ये सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। आरबीआई सुपरवाइजेज द एक्टिविटी ऑफ फॉर्मल सेक्टर एंड कीप द ट्रैक ऑफ देयर एक्टिविटीज़। आरबीआई जो है वो क्या है? सुपरवाइजर है, समझ रहे हैं, निगरानी रखने वाला। इसका सुपरविजन का काम होता है सारे बैंक्स के ऊपर। ये सारे बैंक्स को देखता है कि बैंक काम कैसे कर रही है, ठीक है, उनके एक्टिविटीज़ क्या है, वो किसको लोन दे रही है, किस इंटरेस्ट पे दे रही है ना, इन सारी चीज़ों को ये ख्याल रखती है आरबीआई, ठीक है, सुपरवाइजर का काम करती है। ओके, आगे आप देखेंगे फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? तो इशू द करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये करेंसी को इशू करता है, ठीक है, मैंने बताया कि भाई करेंसी को इशू करने का काम, करेंसी को छापने का काम, उसको सर्कुलेट करने का काम ये किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। बाकी जो बैंक है, आप एसबीआई नाम सुने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपने सुना है, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया, उसके अलावा भी बहुत सारे बैंक्स हैं, एचडीएफसी है, पंजाब नेशनल बैंक है, बहुत सारे बैंक ऐसे बने हुए हैं, लेकिन वो नोट्स को, वो करेंसी को इशू नहीं कर सकते। ये जब भी करेगा ये जो है सो आरबीआई करेगा। ओके, इशू गाइडलाइंस रिगार्डिंग वर्किंग कल्चर ऑफ बैंक एंड एसएचजी। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। और बैंक ये कैसे काम करेंगे इसका गाइडलाइंस उसके पास होता है। अब लिखा है गिव डायरेक्शंस रिगार्डिंग टर्म्स एंड इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट्स। दूसरी बात है लोन किस इंटरेस्ट पे देना है, ठीक है, क्या क्या इसके लिए जो है सो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो भी बातें हैं वो सब का के लिए क्या करती है? ये डायरेक्शन देती है। दूसरी बात है कि टू प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई होल्ड्स ए पार्ट ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द बैंक। ये क्या करती है कि ये एक तरीके से एक जो भी अमाउंट बैंक के पास जमा होता है उसका कुछ परसेंटेज, अभी आप पढ़ेंगे, वो परसेंटेज बैंक को रखने के लिए मतलब वो बोलती है, ठीक है, कि जो पैसे आपके पास स्टोर हुए उसका इतना परसेंट आप अपने पास रख लो, ठीक है, बाकी को आप लोन वगैरह करके जो है सो क्रेडिट करके दे दो किसी को। देखिए आगे क्या है, डिपॉजिट्स विथ बैंक। आप पैसे को क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, कहाँ पे? बैंक में। लिखा है द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज डिपॉजिट विथ बैंक। पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन बैंक बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट। देखिए जब आप सैलरी आपको मिलता है तो जरूरी नहीं कि आप सैलरी जो है वो बस एक दो दिन में सारा खर्च हो जाता है या फिर पूरे महीने में उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा आपके पास बच जाता है, क्योंकि जब सैलरी आता है तो एक मोटा पैसा आता है, उसमें से आप खर्च के लिए पैसे को रख लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पैसा अगर उसमें है तो आप उस पैसे को क्या करते हैं? जमा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप उस पैसे को पैकेट में लेकर के इधर उधर घूमते रहते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ जमा कर रहे हो और पैकेट में लेके घूम रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आप क्या करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मनी जो होता है उसे आप जमा करते हैं, कहाँ पे? बैंक में। और उसके लिए क्या करना होता है? तो आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, ठीक है, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब दूसरा क्या है, बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड इंटरेस्ट टू द पीपल ऑन देयर डिपॉजिट। जो लोग पैसे जमा करते हैं, ठीक है, उन लोगों को बैंक क्या करती है? इंटरेस्ट भी देती है उसके ऊपर। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ देयर मनी व्हेन दे नीड इट। और जब आपको जरूरत हो उस पैसे का तो उस पैसे को आप निकाल भी सकते हैं। सिंस दिस मनी इज विदड्रॉ ऑन डिमांड, क्योंकि इस पैसे को आप डिमांड मतलब जब आपको जरूरत पड़े आप निकाल सकते हैं। हैंस दिस डिपॉजिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, क्योंकि जब आपको उस पैसे का जरूरत हो आप उस पैसे को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपने 10,000 आज ही जमा किया और कल ही आपको जरूरत पड़ गया, कल कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि कल आपको उस पैसे का जरूरत है, तो आप निकाल सकते हो उस पैसे को। इसीलिए इस पैसे को क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है, कि आपने जो जमा किया है पैसा उसको डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसे निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, समझे। अगला क्या है? चेक फैसिलिटी। चेक फैसिलिटी क्या है? तो चेक इज बेसिकली ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू दैट पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। अब ये भाई चेक क्या है तो आप जान रहे हैं, आप यूज़ भी कर रहे होंगे अपने लाइफ में, ठीक है, सॉरी आप नहीं कर रहे होंगे बट आपके पेरेंट्स, ठीक है, आप तो क्लास 10th में हो तो आप नहीं यूज़ कर रहे हो अभी, लेकिन आपके पेरेंट्स जो है वो इसे यूज़ कर रहे होंगे। चेक क्या है? तो एक पेपर है इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू दैट पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशू। अगर कोई आदमी है और वो कैश नहीं है उसके पास, ठीक है, कैश नहीं है और अगले आदमी को पैसा देना है तो वो चेक बुक से एक चेक फाड़ करके दे सकता है, उसमें अमाउंट डाल देगा, वो अमाउंट करके सिग्नेचर कर देगा। अब वो अगला आदमी को दिया, वो आदमी लेकर के उसे बैंक जाएगा और बैंक उसे पैसे पे कर देंगी,
ठीक है। उससे ये नहीं पूछेंगे कि भाई जाओ उस आदमी को पकड़ के लाओ जो तुम्हें चेक दिया है, ऐसा कुछ नहीं है ना, वो रहेगा तभी तुमको पैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप चेक जो है वो सिग्नेचर करके उसमें अमाउंट डाल करके, ठीक है, आपने दे दिया, वो आदमी जाएगा बैंक, उस चेक को जमा करेगा और उसे पैसे मिल जाएंगे। अब लिखा है पेमेंट्स कैन बी मेड विद द यूज़ ऑफ चेक इंस्टेड ऑफ कैश। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप चेक के रूप में पैसे को पे कर सकते हैं, ठीक है, आप चेक ही दे सकते हैं, उससे भी पैसे पे हो जाएंगे। लिखा है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। अभी का सिस्टम क्या है, द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी दैट इज करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। अभी मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम यही काम चल रहा है, करेंसी का और किसका, करेंसी एंड डिपॉजिट्स, ठीक है। अगला क्या लिखा है, अब यहाँ पे क्या है, तो लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। ये बैंक लोन वगैरह कैसे करती है, तो बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द पीपल एंड पे अ लो इंटरेस्ट रेट ऑन दिस डिपॉजिट्स। बोला है कि जब आप पैसे जमा करती है तो बैंक उसे एक्सेप्ट कर लेती है और आपको इंटरेस्ट भी पे करती है, लेकिन वो इंटरेस्ट कम देती है। जैसे मान लीजिए ना कि आपने 10,000 जमा किया, तो बोलती है कि भाई 10,000 है तो मैं इतने समय के बाद इस पर 2% का इंटरेस्ट दूंगा। दे कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट इन इंडिया, इट इज़ 15% एज कैश। जितना पैसे उसके पास जमा हुए हैं उसका कुछ परसेंटेज को वो अपने पास रख लेती है। जैसे 15% पैसे को क्या किए, अपने पास रख लिए। दिस इज केप्ट फॉर दोज डिपॉजिटर हु विश टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट्स। ये पैसे वो रखती है अपने पास ताकि अगर कोई आदमी चाहे और आता है अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए तो उसे पैसे मिल जाए, वो उसे निकाल ले, ठीक है। इसलिए वो 15% जितना टोटल पैसा जमा होता है उसका 15% अपने पास रखता है। आगे क्या लिखा है, रेस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स आर गिवन एज लोन बाय द बैंक। बाकी जो पैसे हैं बैंक के पास वो उसे लोन दे देगा। व्हेन बैंक गिव लोन दे चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द पीपल हु हैव टेकन लोन्स। अब बैंक क्या करती है कि ज़्यादा उसके ऊपर इंटरेस्ट लेती है। दिस बिकम द इनकम ऑफ द बैंक, और यही बैंक का इनकम होता है। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने बोला कि आपने क्या किया, 10,000 रुपीज़ जमा किया और 10,000 पे बैंक आपको बोली कि आपको 1 साल के बाद इसके ऊपर 2% का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। लेकिन वही 10,000 बैंक क्या करेगी, किसी और को देगी और बोलेगी कि 1 साल के बाद आपसे ये पैसे 5% इंटरेस्ट के साथ लेंगे, ठीक है। देखिए आपको कम इंटरेस्ट पे आपसे पैसे ले लिया, वो जमा कर लिया, लेकिन जब वो अगला को लोन के फॉर्म में पैसे को दे रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट लगा रहा है। समझ रहे बात को, उसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट लगाया। मान लीजिए कि ठीक है 10,000 रुपया है और आपको जो है सो 1 साल के बाद मान लीजिए अगर वो पे कर रहा है 12,000, ऐसे उसका 2% उतना नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए उसका 2% कितना होगा, 200। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो 12,000 दिया आपको 1 साल के बाद, लेकिन वही 10,000 वो किसी और को दिया होगा और उससे 1 साल के बाद कितना लिया होगा, तो 10,000 जो प्रिंसिपल है वो तो लिया ही, 5,000 एक्स्ट्रा लिया। समझ रहे बात को, और उस 5,000 में से 2,000 आपको दे दिया, 3,000 इसका क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। समझ रहे, इसका इनकम हो गया। तो इस तरीके से बैंक जो है सो अपना इनकम करती है, ठीक है। आपसे जब वो पैसे को लेंगी, जब आप डिपॉजिट कीजिएगा बैंक में तो कम इंटरेस्ट देगी, जबकि बैंक जब अगले को लोन देगी उसी पैसे को तो वो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी, ठीक है। इस तरीके से वो मुनाफा कमा लेता है बैंक। देखिए आगे क्या है कि इन दिस वे बैंक्स एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड, द डिपॉजिटर एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स, द बोरोवर। देखिए इस तरीके से बैंक क्या है, मीडिएटर का काम करता है, बीच वाला है। किसके बीच का, तो सरप्लस फंड, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, मतलब आप डिपॉजिटर है, एक्स्ट्रा पैसे तभी तो पैसे आप जमा कर रहे हैं, तो आप पैसा जमा कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो क्या है, बोरोवर है, वो पैसे को क्या करता है, निकालता है, ठीक है। तो उसके बीच में मतलब डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में बैंक क्या करती है, मीडिएटर का काम करती है। अगला वर्ड यहाँ लिखा है क्रेडिट। तो क्रेडिट है क्या, तो क्रेडिट ऑल्सो कॉल्ड लोन। क्रेडिट को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन भी कहते हैं। इज एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई टू बोरोवर मनी, गुड्स और सर्विस विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। जिससे क्या होता है कि वो सामान लेता है, चाहे वो पैसे ले लेता है, चाहे वो कोई सामान लिया है, कोई सर्विस लिया, और ये वादा भी करता है कि फ्यूचर में उसे क्या कर देगा, पे कर देगा, उसे वापस कर देगा। वापस करेगा मतलब अगर पैसे लिए है तो सामान लिया है तो उसके बदले में पैसे को वापस कर देगा। समझ रहे बात को। अब देखिए
यहाँ लिखा है क्या, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। हम लोग दो सिचुएशन देखेंगे क्रेडिट का, लोन का। क्रेडिट एज एन एसेट, क्रेडिट जो है वो एसेट के रूप में काम कर रहा है, संपत्ति के रूप में। ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन ए शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग शूज इन बल्क। विद इन 1 month's टाइम टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन ही हायर्स एक्स्ट्रा वर्कर्स एंड हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल्स। आप पढ़ेंगे, बुक में दिया हुआ है इस सलीम का कहानी कि वो क्या करता है, शू मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है और ये एक्स्ट्रा पैसे ले करके ये शू मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। किस समय, तो कोई फेस्टिवल के टाइम में काम करता है और उससे वो जितना भी शूज़ को बनाता है उसे बेच करके वो अच्छा खासा अमाउंट कमा लेता है। समझ रहे बात को, बहुत अच्छा खासा अमाउंट कमा लेता है। बाय द एंड ऑफ द मंथ ही इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक ए गुड प्रॉफिट एंड रिपे द मनी ही हैड बोरो। और वो जो पैसा लेता है किसी से कर्ज के रूप में उसे वापस कर देता है और अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है। मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे क्रेडिट आपको फ़ायदा करेगा। आप क्रेडिट के थ्रू, मतलब लोन के थ्रू बिजनेस करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लोन को भी पे कर देते हैं और आपका भी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ केस जो है वहाँ पे ये प्रॉब्लम भी कर सकता है। क्रेडिट एज अ डेब्ट ट्रैप, क्रेडिट जो है सो आपके लिए ट्रैप भी हो सकता है। जैसे आप देखेंगे, फार्मर स्वप्ना पिक्स अप लोन फ्रॉम ए मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन बट अनफॉर्चुनेटली द क्रॉप वॉज हिट बाय द पेस्ट एंड देयर वॉज क्रॉप फेल्योर, सो सी इज़ अनेबल टू रिपे द लोन एंड डेब्ट ग्रोज लार्जर विथ इंटरेस्ट। अब अगला केस आप जब देखेंगे तो उसमें दिखाया था स्वप्ना का केस कि उसने क्या किया था, मनी लेंडर से, गांव के एक अमीर व्यक्ति से पैसे लिए थे, है ना, कल्टीवेशन के लिए, और बाद में उसका फसल बर्बाद हो गया था कीड़ों के कारण और वो पैसे को पे नहीं कर पाई और लास्ट में आप देखेंगे कि वो अपने ज़मीन को बेच करके, समझ रहे बात को, उनके पैसे को भरती है। डिफरेंट सिचुएशन तो आप देख रहे हैं। इस तरीके से लोन हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है तो नुकसान भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो, कहने का मतलब है कि आपने उससे सही जगह पे इन्वेस्ट किया तो एक अच्छा खासा अमाउंट भी आप कमा गए, आपने लोन को भी पे कर दिया। लेकिन अगर वो रिस्क वाले जगह पे आपने लगाया और वो प्रॉब्लम हुआ तो फिर स्वप्ना के जैसा अपना लैंड वगैरह बेच करके, ज़मीन वगैरह बेच करके उसे पे करना होगा। डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लोन फॉर बोथ सलीम एंड स्वप्ना। तो आपने देखा लोन्स प्ले अ पॉजिटिव रोल फॉर सलीम। सलीम के लिए तो लोन पॉजिटिव था क्योंकि उससे फ़ायदा हुआ। ही ऑल्सो मेड प्रॉफिट एंड ऑल्सो रिपेड द लोन। उसने प्रॉफिट भी कमाया और लोन को रिपे भी कर दिया, वापस भी कर दिया। लेकिन आपने देखा था कि यही लोन जो है ना हैड अ नेगेटिव रोल फॉर स्वप्ना। ये स्वप्ना के लिए नेगेटिव रोल अपनाया क्योंकि बाद में उस लोन के कारण उसको अपना जो ज़मीन का हिस्सा था वो भी बेचना पड़ा था उस लोन को पे करने के लिए। सी वॉज अनेबल टू रिपे द लोन एंड अर्न प्रॉफिट। वो उसे नहीं चुका पाई थी। सी गॉट काउट इन द डेब्ट ट्रैप, और वो जो है सो कर्ज में फंस गई। सी हैड टू सेल द लैंड, और बाद में उसे अपना ज़मीन भी बेचना पड़ा। हाउ डू फार्मर्स गेट्स इनटू डेब्ट ट्रैप। कैसे फार्मर जो है सो इस ट्रैप में फंसते हैं। फेलियर ऑफ द क्रॉप मेक्स लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। जैसे उनका अगर फसल बर्बाद हो गया तो जो लोन लिया था उन्होंने खेती बाड़ी के लिए, वो पैसे वापस कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम हो जाता है। डाउनफॉल ऑफ क्रॉप प्राइजेज ऑल्सो मेक लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। अगर वो फसल का दाम गिर गया, फसल का उतना अच्छा अमाउंट नहीं मिल पाया तो उससे उनको प्रॉब्लम हो जाता है, फिर वो कैसे पे करेंगे। हायर इंटरेस्ट मेक ए लाइफ डिफ़िकल्ट। जो लोगों से वो पैसे लेते हैं मनी लेंडर्स वगैरह से, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। Credit in such a condition pushes the borrower into a situation from which recovery is painful and they get into the debt trap। और ये ऐसा कंडीशन हो जाता है इन लोगों के साथ कि फिर वो उससे निकल नहीं पाते, वो फंस जाते हैं, वो इंटरेस्ट बढ़ते रहता है और लास्ट में जा कर के बहुत उन्हें समस्या होता है। देखिए आगे क्या है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या है भाई, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज अ सेट ऑफ कंडीशन। ये एक्चुअली सेट ऑफ कंडीशन है अंडर विच अ लोन इज गिवन, जिसके थ्रू लोन को क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। इट मे इंक्लूड द मोड ऑफ पेमेंट, क्या भाई कैसे देंगे पैसे को, क्या इंटरेस्ट होगा, कितने समय में आप क्रेडिट को वापस करेंगे, एंड अदर कंडीशन। जैसे एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विथ रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। देखिए हर लोन जो आप लेंगे ना उसके साथ क्या होगा कि इंटरेस्ट होगा, और वो प्रिंसिपल तो देना ही है। जैसे आपने 10,000 लिया है तो 10,000 तो देना ही है, उस पर जो इंटरेस्ट बना, ठीक है, 1,000 का 2,000 का जो भी बना, जो भी इंटरेस्ट रेट उन्होंने रखा था परसेंटेज, उस हिसाब से जो इंटरेस्ट बना वो भी आपको पे करना होगा, वो भी आप देंगे साथ ही साथ। फिर आगे क्या है कि इन एडिशन, इसके अलावा लेंडर में डिमांड कोलेट्रल लिखा है यहाँ पे क्या कि दैट इज एन असर्ट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूजेज
दिस एज ए गारंटी अंटिल द लोन इज रीपेड। दूसरी बात है, हो सकता है वो कॉलेट्रल का डिमांड करे। कॉलेट्रल क्या होता है, तो आप समझ रहे होंगे कि जब आप बैंक वगैरह से लोन लेने जाते हैं तो उसके लिए आप गोल्ड वगैरह दे करके या जो भी प्रेशियस मेटल है, गोल्ड सिल्वर, ये सब दे करके क्या करते हैं, तो लोन लेते हैं, तो उसे कॉलेट्रल कहते हैं, या फिर अपना जमीन जायदाद का कागज दे करके। और ये क्या होता है कि भाई एक तरीके से आपने प्रॉमिस किया, आपने गारंटी दिया, उस गोल्ड वगैरह को दिया है कि भाई रख लीजिए, जब मैं पैसे सारे वापस कर दूंगा, दे दूंगा, फिर आपसे ये गोल्ड मैं वापस ले लूँगा। तो ये गारंटी के तौर पे आपने दिया कॉलेट्रल को। इफ़ द बोरोवर फेल टू रिपे द लोन, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द कॉलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। और अगर मान लीजिए बोरोवर जो है वो पैसे नहीं चुका पाया, नहीं दे पाया, तो लेंडर उसे क्या करेगा, सेल कर देगा उसके कॉलेट्रल को और पैसे निकाल लेगा। ठीक है। अब यहाँ पे है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट कंप्राइज इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ पेमेंट। देखिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या था, तो इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, उसके अलावा रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट। कोलेट्रल होता क्या है, तो कोलेट्रल एक एसेट होता है ना, संपत्ति होता है, दैट द बोरोवर ओन्स, जो बोरोवर का होता है, जैसे लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, लाइफ स्टॉक्स है, डिपॉजिट है विथ बैंक, एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी। वो इसको गारंटी के रूप में यूज़ करता है, किसके साथ, लेंडर के साथ, अंटिल द लोन इज रिपेड। वो उसे देता है और जब तक वो लोन को पूरा ना कर ले, वो उसके पास होगा, लेंडर के पास होगा, उधार देने वाले आदमी के पास, और जैसे ही वो सारे पैसे को वापस कर देगा, फिर वो सारा चीज़ मिल जाएगा उसे। द डिफरेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट आर, क्रेडिट का जो अलग अलग सोर्स है कि भाई पैसे ले कहाँ से सकते हैं आप, तो बैंक से, नहीं तो फिर क्या, ट्रेडर से, नहीं तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, लैंडलॉर्ड से, मनी लेंडर से, रिलेटिव एंड फ्रेंड से, ये सब जगह से ले सकते हैं आप। रीज़न फॉर नॉट गिविंग लोन बाय द बैंक टू सम इंडिविजुअल और ग्रुप्स। भाई बैंक सबको लोन क्यों नहीं देती, रीज़न ये है कि बैंक रिक्वायर प्रॉपर एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। देखिए बैंक क्या करती है कि बैंक को चाहिए, बैंक को रिक्वायर होता है प्रॉपर एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन, उसे लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एंड कोलेट्रल एज सिक्योरिटी, और कोलेट्रल चाहिए सिक्योरिटी के रूप में। ठीक है, लिखा है अगेंस्ट लोन, लोन के अगेंस्ट। द बोरोवर हु हैव गॉट नॉट रीपेड प्रीवियस लोन्स, अगर उसने प्रीवियस लोन को नहीं चुकाया, द बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड देम फर्दर, तो बैंक उसे फिर आगे पैसे नहीं देगी। दोज इंटरप्रीनर्स हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस विथ हाई रिस्क, द माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड। दूसरी बात है कि अगर वो कोई रिस्क वाला काम है तो वहाँ भी जो है सो उन्हें बैंक पैसे नहीं देती। अब आप खुद सोचिए कि आपके लिए पैसा लेना इजी कहाँ से है, अब बैंक से पैसा लेना इजी है या फिर अपने कोई रिलेटिव से। जाहिर सी बात है रिलेटिव से पैसे लेना इजी है, क्योंकि वो इतने सारी चीज़ों को नहीं, वो कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या कोलेट्रल वगैरह का डिमांड नहीं करता है, लेकिन बैंक इन चीज़ों को देखती है। ठीक है, बैंक आपका डॉक्यूमेंट देखेगी, कोलेट्रल देखेगी। इसके अलावा जो है कि पहले आपने कभी लोन लेकर के, ऐसा तो नहीं कि आपने उसे नहीं चुकाया है, और वो उसे पता चल जाएगा क्योंकि वो सिविल स्कोर बनता है, वो उसे जान जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि आप अगर रिस्क वाले जगह पे पैसे लगाने जा रहे हैं तो भी बैंक थोड़ा सा ये करेगी, हिचकिचाएगी वहाँ पे। ठीक है, पैसे को देने को लेकर के। अगला लिखा है क्रेडिट सोर्स इन इंडिया, तो देयर आर टू क्रेडिट कैटेगरीज ऑफ सोर्स ऑफ क्रेडिट। देखिए क्रेडिट के लिए दो कैटेगरी बनाए गए हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर का मतलब हुआ जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, कोई रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है और उस हिसाब से पैसे को दिया जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि फॉर्मल सेक्टर comprises banks and cooperative societies where credit is given with complete documentation। फॉर्मल सेक्टर है कि भाई वहाँ पे आप सारे कागज वगैरह देंगे, कोलेट्रल वगैरह देंगे, तब आपको ये लोन देगी। फीचर क्या है फॉर्मल सेक्टर का, तो इट प्रोवाइड्स लोन कंपेरेटिवली एट ए लोअर रेट, कम इंटरेस्ट पे देती है ये। कोलेट्रल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लोन, आपको यहाँ पे कोलेट्रल देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लोन चाहिए तो। अगला है दिस सेक्टर इज मेनली सुपरवाइज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इनके ऊपर नज़र रखती है, वो यहाँ इनको मॉनिटरिंग करती है। इट इंक्लूड्स बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें बैंक आ जाता है और कौन आ जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर का क्या है भाई, तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है में कंसिस्ट ऑफ मनी लेंडर्स, इसमें मनी लेंडर होंगे, फ्रेंड्स होंगे, ट्रेडर होंगे, लैंड ऑनर्स होंगे, ये सारे लोग। इनका फीचर क्या है, इट चार्जेस कंपेरेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट। अब आप खुद सोचिए ना, आप बैंक से लोन लीजिए और कोई आपके आसपास रहने वाले कोई रिच आदमी से, कोई अमीर आदमी से लोन लीजिए, जाहिर सी बात है उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। दूसरा लिखा है कि सम टाइम कोलेट्रल इज़ नॉट नीडेड वाइल ऑब्टेनिंग लोन, यहाँ पे कोलेट्रल का कुछ कभी कभी ज़रूरत नहीं होता है, कोलेट्रल नहीं भी लेते हैं,
ले भी सकते हैं। इट इज़ सुपरवाइज बाय नन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इसके लिए कोई संस्था नहीं बना हुआ है जो इसके ऊपर निगरानी रखे, ये कैसे काम कर रही है, इसके ऊपर कितने इंटरेस्ट पे लोगों को लोन दे रही है, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने वाला कोई नहीं। अब लिखा है फॉर्मल सेक्टर में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कोलेट्रल इज मस्ट फॉर गेटिंग लोन, यहाँ पे आपको कोलेट्रल देना पड़ेगा। रेडी टू गिव लोन विदाउट एनी कोलेट्रल टू, ये बिना कोलेट्रल का भी पैसे दे देंगे। ये भाई इसमें लैंडलॉर्ड वगैरह आ जाएंगे, अमीर लोग जो पैसे दे देते हैं, लेकिन फिर वो बहुत परेशान करेंगे, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। ठीक है, आरबीआई इसको सुपरवाइज करती है। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर को देखने के लिए कि वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रही है। ठीक है, पैसा लेते समय कोई बदतमीजी तो नहीं कर रही, ये सारी चीज़ों के ऊपर कोई निगरानी रखने वाला नहीं है। मोर डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर, इट इन्वॉल्व मेनी फॉर्मेलिटीज़, यहाँ पे बहुत सारे क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है उतना। बैंक कोऑपरेटिव सेक्टर इसके एग्जाम्पल है, जबकि इसका मनी लेंडर, ट्रेडर, फ्रेंड, रिटेलर्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अब आगे क्या आता है कि रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई का क्या रोल है फॉर्मल सेक्टर में। तो आरबीआई जो है ना, इंश्योर दैट द बैंक गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस बट ऑल्सो ए स्मॉल कल्टिवेटर्स एंड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आरबीआई सबसे पहला चीज़ ये देखती है कि ऐसा तो नहीं कि बैंक जो है सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को, अमीर अमीर लोगों को ही लोन दे रही है, गरीब लोगों के ऊपर भी ध्यान दे रही है कि नहीं, इस बात को देखती है। बैंक ऑल्सो हैव टू सबमिट द रिपोर्ट रिगार्डिंग द लेंडिंग, इंटरेस्ट रेट, चार्ज ऑन लोन, ETC टू आरबीआई। ये बैंक क्या करती है कि आरबीआई को सारे कागज़ को जमा करते रहती है कि किस इंटरेस्ट पे इन्होंने किसको क्या कितने पैसे दिए हैं, है ना, क्या लोन का चार्ज है, ये सारा कुछ। बैंक हैव टू मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिमांड डिपॉजिट दे हैव विथ आरबीआई, परफॉर्म दिस फंक्शन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द लिक्विडिटी इन मार्केट। दूसरी बात है कि बैंक, आरबीआई जो है वो देखती है कि बैंक जितने पैसे उसे रखना चाहिए अपने पास, ठीक है, 15% जो हमने पीछे बात किया था, वो उसके पास है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि सारे पैसे को लोन के रूप में दे दिया, ये सारी चीज़ों को भी चेक करती हैं। अब आगे क्या लिखा है, SHG, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या है, इट इज़ बेसिक आइडिया इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर द पुअर थ्रू ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर स्पेशली वीमेन इनटू अ स्मॉल हेल्प ग्रुप। इसमें क्या है कि महिला वगैरह जो है अपना ग्रुप बना ली है, जिसमें वो लोग 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ करके जमा करती है और एक दूसरे का मदद करती है। वर्क्स क्या है इनका, SHG का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो इट ऑर्गेनाइज द रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इनटू अ स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये महिलाएं एक जगह पे जुटती हैं ग्रुप बना के, कलेक्ट सेविंग ऑफ द मेंबर्स, सारे मेंबर्स इसके कुछ कुछ सेविंग, कुछ कुछ पैसे जमा करते हैं। इट प्रोवाइड लोन विदाउट कोलेट्रल, बिना कोलेट्रल का इसमें लोन मिल जाता है। इट प्रोवाइड टाइमली लोन्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो कम होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेरियस सोशल इशूज़, यहाँ पे जब महिलाएं बैठती हैं तो वो तरह तरह का बात भी कर लेती हैं अपने बीच का, है ना। अगला क्या लिखा है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो आप इसमें देखेंगे कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश टेल्स वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ रीचिंग, यहाँ लिखा है द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड एट रीजनेबल रेट। ग्रामीण बैंक जो है बांग्लादेश का, वो एक अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है कि वो लोग अपना ग्रुप बना करके जो भी लोग हैं वहाँ के गरीब लोग जिन्हें पैसे का ज़रूरत है वो ले सकते हैं और बहुत ही कम इंटरेस्ट पे। इट वाज फाउंडेड बाय, इसे किसने फाउंड किया था, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हु वोन द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 2006। ये मोहम्मद यूनुस जो है उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 2006 में, इन्होंने ही इसका फाउंडेशन किया था वहाँ पे। Grameen Bank of Bangladesh in 2018 has over 9 million member in about 81,600 villages spread across Bangladesh। इसके 9 मिलियन मेंबर भी बन गए जो है सो 2018 में। The poor women have proved to be reliable borrower as they have started and run a variety of small income generating activities successfully। उन थोड़े थोड़े पैसों से बहुत सारी महिलाएं जो है वो तरह तरह के काम भी करने लगी, जैसे कोई सिलाई मशीन वगैरह खरीद लिया, वो जो कम पैसे जमा होते थे उनके ग्रुप में, और उससे वो जो है सो सिलाई मशीन खरीद करके सिलाई वगैरह का काम करने लगे, उससे उनका कुछ इनकम होने लगा। ठीक है, यहाँ पे जा कर के इस चैप्टर का नोट्स फिनिश होता है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा, कोई दिक्कत, तो जरूर जो है सो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धन्यवाद।